तो हमारा आज का टॉपिक है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो जैसे कि लास्ट दो वीडियो में हमारा संविधान सभा की मांग और संविधान सभा का गठन, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा संविधान सभा की कार्यप्रणाली, पहले मैं आपको शॉर्ट नोट्स दिखा देती हूँ, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद मैं आपको लक्ष्मीकांत की बुक्स को भी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसमें कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? 207 सदस्यों ने। और उसके अस्थाई सभापति कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सभापति बन गए। मतलब कि 9 दिसंबर 2 से 3 दिन के लिए एक सभापति बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद स्थायी सभापति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? राष्ट्रपति भी थे, ओके। और उसके बाद उपाध्यक्ष कौन बने? एच.सी. मुखर्जी। तो ये सब ना कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सब जब आपको रिमेंबर रहेगा ना, तो जब आप लक्ष्मीकांत जी की बुक रीड करेंगे समझने में आपको इजी पड़ेगा और मतलब एक इंटरेस्ट भी आता है इसके लिए। अभी नेक्स्ट चीज़ उसमें ना कुछ उद्देश्य प्रस्ताव है। कुछ उद्देश्य प्रस्ताव नहीं बोल सकते, मतलब ऐसा बोल रही हूँ कि जो ये उद्देश्य प्रस्ताव भी पेश किया गया फिर उसको स्वीकार किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद तो स्थायी सभापति थे, पर जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को 9 दिसंबर 1946 को पेश किया संविधान सभा में और 22 जनवरी 1947 को वो संविधान प्रस्ताव स्वीकार हुआ। अभी संविधान प्रस्ताव क्या है नहीं है, चलिए एक बार हम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ लेते हैं, क्योंकि संविधान प्रस्ताव जब तक हम उनके बुक में 6-7 अच्छे उद्देश्य हैं, उद्देश्य प्रस्ताव दिया हुआ है, तो उसके बारे में एक बार डिटेल में देखते हैं। तो चलिए हम आ गए बुक पे, लक्ष्मीकांत जी का बुक, चैप्टर नंबर 2, संविधान का निर्माण, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो इसमें क्या है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया क्योंकि वो अलग पाकिस्तान की पर बल दे रहे थे। इस बैठक में मुस्लिम लीग नहीं थे, इसलिए बैठक में केवल 207 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया। आपके मन में सवाल आ सकते हैं कि 207 सदस्यों ने क्यों हिस्सा लिया? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस बैठक से बहिष्कार कर दिया, क्योंकि आपको पता है वो अलग ही पाकिस्तान की मांग में लगे हुए थे। उसके बाद सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सभापति चुना गया, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी सभापति चुना गया। इसी तरह 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए। मतलब क्या था कि अस्थायी सभापति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सभापति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन बने? एच.सी. मुखर्जी। बाद में सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया। तदनुसार फिर उसके बाद पहले एक ही उपाध्यक्ष थे, फिर उसके बाद सभा ने मतलब 2 उपाध्यक्ष का प्रस्ताव रखा, जिसके कौन बने थे? बी.टी. कृष्णाचारी सभा के दूसरे उपाध्यक्ष भी बन गए। एक तो थे ही एच.सी. मुखर्जी और दूसरे कौन बने? बी.टी. कृष्णाचारी, ठीक है। अभी मेन टॉपिक है अपना, इतना तो आपको मैंने शॉर्ट नोट में समझा दिया था और आपको इजली समझ में आ भी गया होगा। बट ये है प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। इसको किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या है ये? संवैधानिक संरचना है और दर्शन है, मतलब संवैधानिक संरचना और आप उसके ढांचे बता सकते हो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो किसके बेस पे बना है। तो सबसे पहला है, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है
तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। मतलब क्या है कि जो हमारा संविधान बनेगा, जो हमारा देश चलेगा, वो स्वतंत्र चलेगा। स्वप्रभु का मतलब क्या होता है कि जैसे पहले कैसे था कि ब्रिटिश हम पे ब्रिटिश का भारत पे कब्जा था। अब क्या है, यदि हमें बाहर के भी किसी देशों से व्यापार करना है, नहीं करना है, वो हमारी मत है, हम पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। तो सप्रभु गणराज यानी कि यहाँ पे जो भी चुने जाएंगे वो मतदान से, मतलब निर्वाचित ही होंगे। गणराज का मतलब होता है कि निर्वाचित ही होंगे, वो किसी राजा का बेटा, रानी का बेटा ऐसे नहीं होगा। ऐसे मतलब स्वतंत्र सप्रभु गणराज घोषित करती है और भविष्य में प्रशासन चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। दूसरा उद्देश्य है ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। मतलब जितने भी क्षेत्र जो पहले से ब्रिटिश में थे या भारत के बाहर थे या अभी शामिल होना चाहते हैं, सब भारतीय संघ का हिस्सा रहेंगे। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ उनमें निहित रहेगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी इन राज्यों को प्राप्त होगी। मतलब क्या है कि जो भी भारत के संघ में शामिल होंगे उनको सेम बराबर की शक्तियाँ मिलेगी। सप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ एवं पदाधिकार, इसके अभिनय अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। मतलब जो भी है ये पूरा जो अपना भारत देश है वो जनता के हिसाब से ही चलेगा, ऐसा बोल रहे हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो पूरा अपना भारत देश है वो किसी के इशारे पे ना चल के सिर्फ जनता के हिसाब से ही चलेगा। मतदान, निर्वाचन ऐसे हिसाब से ही चलेगा। फिफ्थ है भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की क्षमता, विधि के समझ क्षमता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। मतलब सब वही है जो आपको फंडामेंटल राइट मिले हैं ना, वो पहले से मतलब उद्देश्य प्रस्ताव में ये सब दिया गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब होना ही है। ये उनकी एक झलक है, मतलब दर्शन है। मतलब आप बोल सकते हैं कि आपके संविधान का यह एक ढांचा है कि इसके हिसाब से ही आपकी संविधान बनने वाली है। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निर्मित उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तन के प्रस्तावना मतलब क्या है कि देखिए, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्तावना लाया और इसी प्रस्तावना के बेस पे हमारा संविधान बनना शुरू हुआ और इसे 22 जनवरी 1947 को पहले स्वीकार किया गया कि हाँ ठीक है, ये जितना कुछ है उसके आधार पे ही, उसी के ढांचे पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव था। तो अभी नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आऊँगी स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन की। ये तो
स्वतंत्रता से पहले का सब चल रहा था। अब स्वतंत्रता की बात, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तो सीटों में भी चेंजेस होंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।